आज की इस वीडियो के अंदर हम और एक डेटाबेस डिज़ाइन चैलेंज करेंगे। इससे पहले हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस डिज़ाइन किया है, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसके अंदर मिला। आज हम करेंगे और एक डेटाबेस चैलेंज, जहाँ पर हम एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का जो डेटाबेस है उसको डिज़ाइन करेंगे। जैसे स्विगी और ज़ोमैटो है, तो उस टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए कैसे डेटाबेस डिज़ाइन करना होता है, ये आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप के एजुकेशनल वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं और फ्यूचर में और भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। अगर आपको इन वीडियो से अगर थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे इसके बारे में बताइए। एक अच्छा सा कमेंट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और इसी के साथ में सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है जिसके अंदर ये असाइनमेंट है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम, जैसे स्विगी एंड ज़ोमैटो है। ये बेसिकली क्या है कि ये रेस्टोरेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं। इसका मतलब आप इन वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर सकते हो, बट ये ऑर्डर जो आती है और किसी रेस्टोरेंट के अंदर से हमें मिलती है। इसका मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ये उनके पास मल्टीपल रेस्टोरेंट से टाई अप होता है। तो बेसिकली एक एग्रीगेशन का काम जो है ये प्लेटफॉर्म करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन है वो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिज़ाइन अ रिलेशनशिप डेटाबेस फॉर सिंप्लीफाइड। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वर्ड जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली जो ओरिजिनल सिस्टम होगा इनका ये इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट हमें इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो बनाना है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम लाइक स्विगी एंड ज़ोमैटो। ओके, द सिस्टम शुड सपोर्ट यूज़र्स। यूज़र्स मतलब कौन है? जो कस्टमर्स है एंड डिलीवरी एजेंट्स है। और फूड ऑर्डर करते हो तो आपको डिलीवरी दी जाती है, तो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं। इसी के साथ में रेस्टोरेंट्स एंड मेन्यू आइटम्स हो सकते हैं। हर एक मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं और हर एक रेस्टोरेंट के अपने अपने मेन्यू आइटम्स होते हैं जो कि हम ऑर्डर करते हैं। एंड देन ऑर्डर्स होती है, ऑर्डर के आइटम्स होते हैं। मतलब हमने अगर एक यूज़र ने अगर ऑर्डर की तो उसके अंदर मल्टीपल मेन्यू आइटम्स होते हैं ना एक ऑर्डर में, तो ये वो ऑर्डर आइटम्स है, मेन्यू आइटम्स बेसिकली। एंड उसके बाद डिलीवरी असाइनमेंट्स होंगे। अगर ऑर्डर करते हैं तो उसकी डिलीवरी के लिए असाइनमेंट हम करते हैं डिलीवरी एजेंट्स को। तो वो है, तो जो कस्टमर और डिलीवरी एजेंट है दोनों रिव्यूज़ कर सकते हैं। जो कस्टमर है वो रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू दे सकता है और जो डिलीवरी एजेंट है वो कस्टमर के बारे में जो रिव्यू है वो लिख सकता है। उसके बाद ऑर्डर स्टेटस ट्रैकिंग यहाँ पर होगी एंड दिस इज़ ट्रैकिंग फॉर ऑडिट लॉग्स। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके, बट एटलीस्ट ये जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पर डिज़ाइन करनी आनी चाहिए, जो कि हम करेंगे आपके साथ में मिल के। ये जो डिज़ाइन चैलेंज है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल मैं रॉ रखने वाला हूँ। यहाँ पर चीज़ें जो है प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब भी हम सिस्टम्स बिल्ड करते हैं तो हमारे पास कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये डेटाबेस के बारे में ये है कि योर डेटाबेस शुड इंक्लूड टेबल्स फॉर। बाय द वे, ये जो रिपोजिटरी है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर और भी चैलेंजेस मैंने आपको दिए हुए हैं। हमारे पास यूज़र्स होंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एंड डिलीवरी एजेंट। इसका मतलब ये है कि यूज़र्स के अंदर कस्टमर्स भी होंगे और डिलीवरी एजेंट्स वो भी तो यूज़र्स होता है ना, तो उसको हम यूज़र्स ही यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। एंड इन यूज़र्स के लिए हमारे पास फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, टाइप मतलब बेसिकली ये कस्टमर है या डिलीवरी एजेंट है या फिर एडमिन है, तो ये टाइप है बेसिकली। एंड एड्रेस होगा कस्टमर का। हमारे केस में डिलीवरी एजेंट का में भी एड्रेस नहीं होगा, बट जो कस्टमर है उनके एड्रेस हो गए क्योंकि हमें डिलीवरी ऑर्डर वहाँ पे डिलीवर करनी है। उसके बाद हमारे पास रेस्टोरेंट्स होंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट रेस्टोरेंट्स स्टोर करनी पड़ेगी हमें। एग्जाम्पल फील्ड्स इसके अंदर रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, एक्टिव स्टेटस मतलब रेस्टोरेंट अभी एक्टिव है या नहीं है या क्लोज़ हो चुका है, इसका स्टेटस हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड उसके बाद मेन्यू आइटम्स है। मेन्यू आइटम्स मतलब क्या है कि उस रेस्टोरेंट का मेन्यू, उस रेस्टोरेंट के अंदर कौन से
आइटम्स अवेलेबल है ऑर्डर करने के लिए। ईच रेस्टोरेंट हैज़ मल्टीपल मेन्यू आइटम्स। एग्जाम्पल फील्ड्स इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नेम, प्राइस, कैटेगरी हो सकती है, फूड या ड्रिंक है, अवेलेबिलिटी हो सकती है कि क्या वो पर्टिकुलर मेन्यू आइटम जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या है? ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय कस्टमर्स एट रेस्टोरेंट। ओके, एग्जाम्पल फील्ड्स क्या हो सकते हैं? यूज़र रेफरेंस हो सकता है, मतलब ये ऑर्डर किस यूज़र की है उसका रेफरेंस हमें चाहिए। रेस्टोरेंट रेफरेंस होना चाहिए कि ये ऑर्डर किस रेस्टोरेंट के अंदर प्लेस हुई है। एंड देन वी हैव स्टेटस, टाइम स्टैम्प फॉर ईच स्टेज, है ना। स्टेटस हो सकता है कि ऑर्डर का क्या स्टेटस है, अभी ये रिसीव्ड है, मेकिंग, कुकिंग, बेकिंग, पिज़्ज़ा है तो बेकिंग हो सकती है ना। तो अलग अलग टाइप की जो स्टेटसेस है वो यहाँ पर हैं। एंड टाइम स्टैम्प हो सकता है ईच स्टेज का, मतलब जो भी स्टेटस चेंज होता है तो वो कितने बजे हुआ है वो भी। पेमेंट मेथड हो सकती है इस ऑर्डर के अंदर, क्या कैश ऑन डिलीवरी है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है, यूपीआई है, जो भी है तो वो पेमेंट मेथड इसके अंदर हो गए। ओके, एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। हम एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करते हैं ना कि जैसे कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो सकती है, तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम स्टोर कर सकते हैं। ऑर्डर आइटम्स हमारे पास हो सकते हैं। अब ये ऑर्डर आइटम्स मतलब क्या है कि एक ऑर्डर के अंदर कौन से आइटम्स ऑर्डर किए हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन, तो उसके अंदर ये सारे फील्ड्स हैं। तो देखिए इसके अलावा और भी हमारे पास है डिलीवरी असाइनमेंट। अब ये डिलीवरी असाइनमेंट क्या है? ऑर्डर्स असाइन टू डिलीवरी एजेंट्स। ओके, एक ऑर्डर जब भी आती है हमें तो उसको हमें डिलीवरी एजेंट को देना होता है, उसको हम डिलीवरी असाइनमेंट यहाँ पर बोल रहे हैं। तो वो डेटा कैसे स्टोर करना है, कौन से फील्ड्स उसके अंदर चाहिए, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। रिव्यूज़ के बारे में, कस्टमर कैन रिव्यू रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी एजेंट्स। ओके, एंड आई थिंक डिलीवरी, ओके, सो डिलीवरी एजेंट भी कस्टमर को रिव्यू कर सकता है। मे बी इसके अंदर नहीं है बट सिस्टम्स के अंदर होता है, राइट। जैसे आप उबर वगैरह बुक करते हो तो उसके अंदर आई थिंक आप जो ड्राइवर है उसको मतलब रिव्यू उसके बारे में भी लिख सकते हो, और ड्राइवर आपके बारे में भी आपको भी रेटिंग दे सकता है, राइट। तो ऐसे होता है सिस्टम। तो इसके अंदर भी इन्होंने हमें नहीं बोला है, बट आप इसको एक एक्स्ट्रा चैलेंज लेके सोच सकते हो इसके बारे में कि अगर ऐसा होगा तो कैसा हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो होगा। ओके, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस लॉग्स हम स्टोर कर सकते हैं। ये ट्रैक करने के लिए है बेसिकली ऑर्डर का जो स्टेटस है, तो उसके लिए अलग से ये आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये समझ में आई है, और इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी डिटेलिंग की हुई है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में शायद ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये आपको मैनुअली गैदर करनी पड़ेगी, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर करके दी है। तो ये जो रिक्वायरमेंट से जब भी हमें डेटाबेस डिज़ाइन करना होता है तो आपको एक चीज़ सबसे पहले करनी होती है कि आपको जो एंटिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। सो हमारे केस में एंटिटीज़ मतलब कौन सी है? यूज़र जो है ये एक एंटिटी है, रेस्टोरेंट है एंटिटी, मेन्यू आइटम एक एंटिटी हो गई, ऑर्डर एक एंटिटी हो गई। तो ये आइडेंटिफाई आप करोगे, एंड देन नेक्स्ट वाली चीज़ होगी कि आपको इनके अंदर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कौन से फील्ड्स होने चाहिए, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल यूज़र है तो यूज़र का क्या हो सकता है? फुल नेम हो सकता है। ये जो फील्ड्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपने बिजनेस के इसके ऊपर। मे बी कुछ बिजनेसेस फुल नेम स्टोर करते हैं, मे बी कोई फर्स्ट नेम स्टोर करता है, तो इस तरह से कोई ईमेल, कोई फ़ोन नंबर स्टोर नहीं करता है, कोई करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको आपके बिजनेस यूज़ केस के हिसाब से यूज़र के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो ये दो चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए क्लियर है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो एंटिटीज़ यहाँ पर सेपरेट हमने की हुई है, एंड हर एक एंटिटी के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको फील्ड्स दिए हुए हैं। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है ये करना है हमें कि इसको हमें कन्वर्ट करना है विजुअल एलिमेंट के अंदर, जिसको हम ERD बोल सकते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम बना सकते हैं, ताकि विजुअली हमें प्रॉपर तरीके से दिखे कि कौन से एंटिटीज़, कौन से टेबल्स हैं, क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में। तो उसके लिए हमें ERD बनाना होता है। तो अब ERD बनाने के लिए
हमारे पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है। आप नॉर्मल जैसे ड्राइंग टूल होता है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर ख़ास इस चीज़ के लिए बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, डी बीवियर नाम से एक टूल है, उसके अंदर आप कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा गूगल कर लेना इसके बारे में, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जहाँ पर ERD डायग्राम जो है वो आपको बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो डायग्राम, रिलेशनशिप वगैरह वो सारी चीज़ें होती है। या फिर आप किसी भी वाइट बोर्ड इसके अंदर आप कर सकते हो, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर किया था। मतलब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही हमने ये सारी चीज़ें ड्रॉ की थी। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिसेंटली मैंने एक टूल डिस्कवर किया है, उसके बारे में बताऊंगा, जो कि ओपन सोर्स है। फ्री में आप इसको लोकली आप रन कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। वो जो टूल है ना, उसका नाम है चार्ट DB। आपको सर्च करना है तो ये चार्ट DB अब यहाँ पर आप देखोगे। ये एक्चुअली जो है ना, ये देखिए इनका होस्टेड प्लान भी है, बट इनका एक ओपन सोर्स प्लान भी है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। प्लान नहीं, ये मतलब ये टूल ही ओपन सोर्स है। इसका मतलब आप इसको आप खुद होस्ट कर सकते हो, जो कि हम करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह का जो डायग्राम है ये ERD, इसको हम बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, तो ये टाइपस्क्रिप्ट में बना हुआ है। एंड इन्होंने इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी दी है कि कैसे इसको रन करना है। तो आप इस तरह से लोकली इसको क्लोन करके डायरेक्टली आप npm इंस्टॉल, npm बिल्ड, इस तरह से कमांड्स रन कर सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर डॉकर है आपके पास, तो डॉकर के अंदर आप ऐसे इस तरह से ये कमांड रन करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन लोकली रन हो जाएगा। ओके। यहाँ पर आपको एक चीज़ देनी है, OpenAI API की, और ये इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको आपके ERD के मदद से आपको डायरेक्टली SQL क्वेरीज जनरेट करके देगा, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। तो उसके लिए ये AI फीचर्स इसके अंदर मुझे लगता है यूज़ कर रहा है, इसलिए इसको ये जो की है वो देनी होती है। तो हाँ, कोई भी एक API की जनरेट करिए टेम्पररी और इसको दे दीजिए, है ना। अभी मैंने क्या किया है, ये जो है ना इसको रन किया है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे लोकल होस्ट 8080 के ऊपर यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, ट्रांजैक्शनल एंड एनालिटिकल, जिसके अंदर क्लिक हाउस है। ट्रांजैक्शनल जो है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा डेटाबेस के अंदर आपको करना है। पोस्टग्रेस है, MariaDB है। हम यहाँ पे SQLite चूज़ करेंगे, जो कि सिंपलेस्ट वर्जन है, लर्निंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है और पावरफुल भी डेटाबेस है। फाइल बेस्ड डेटाबेस होता है, लेकिन इसके अंदर वही आपकी जो SQL क्वेरीज़ है वो आप रन करते हो। तो मैं SQLite को यहाँ पर चूज़ करूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी इस तरह से कुछ SQL क्वेरीज़ है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए पूरा जो है विजुअलाइज करेगा। बट हम यहाँ पर हमारी चीज़ जो है स्क्रैच से शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं एम्प्टी डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अब जैसे ये करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारे पास एडिटर खुल जाता है। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर इसको रीनेम करेंगे, फूड डिलीवरी ऐप DB डिज़ाइन, है ना, कुछ नाम इसको देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शंस है। यहाँ पर साइड बार है जिसके अंदर नो टेबल्स ये बोल रहा है, क्योंकि कोई टेबल हमने क्रिएट नहीं किया है। एंड राइट साइड में यहाँ पर हमारे पास एडिटर है, जिसके अंदर हम जो हमारे टेबल्स वगैरह है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि हम स्विच कर पाएँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र्स, राइट, ये हमारी एंटिटी है, तो उसके लिए हमें टेबल बनाना है जिसके अंदर ये फील्ड्स हमें रखने हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आते हैं एंड आप यहाँ पर कर सकते हो ऐड टेबल, और जैसे ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फील्ड आपको फॉर्म दिखेगा छोटा सा, एंड यहाँ पर भी एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। सबसे पहला फील्ड जो है वो ID का है, जो कि हम रखते हैं हर एक डेटाबेस के अंदर, एंड ये नलेबल नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, आप देख सकते हो।
जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे आप ये 3 डॉट्स अगर करोगे तो इसके अंदर आपको ना एक चीज़ करनी है, ऑटो इंक्रीमेंट है ये, एंड यूनिक होगा बेसिकली। आईडी जो होती है हमारी हमेशा है ना प्राइमरी की होती है। तो ये हो गया इस तरह से। इसी के साथ में हम यहाँ पे टेबल का नाम जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे केस में ये यूज़र्स है, तो मैं यूज़र्स करके एंटर करता हूँ, ठीक है। इसी के साथ में आप देख सकते हो कि आईडी फील्ड के ऊपर ऑटोमेटिक इंडेक्स यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि वो प्राइमरी की होती है, ठीक है। देखिए एक फील्ड जो है हमारा यहाँ पे रेडी है, इस तरह से आप देख सकते हो। अभी अगर आपको दूसरा फील्ड ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में फुल नेम है, वो अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड फील्ड आप करोगे एंड यहाँ पे करते हैं फुल नेम। इस तरह से टाइप जो है मैं टेक्स्ट यहाँ पर रखूँगा एंड यहाँ पर आप देखना, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके जूम करूँ ना, तो ये देखिए टेक्स्ट के आगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। इसका मतलब ये है नलेबल फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। तो हम इसको करेंगे नलेबल नहीं है, ये कंपलसरी है, तो वो हमने यहाँ से हटा दिया, टॉगल कर दिया इसको। एंड अगर आप चाहो तो इसको यूनिक बनाना है या फिर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, ईमेल है, उसके बाद फ़ोन नंबर है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ ईमेल और इसका टाइप भी जो है वो है टेक्स्ट, नॉट नलेबल, नलेबल नहीं है। उसके बाद जो फ़ोन नंबर है उसको हम टेक्स्ट रखेंगे एंड ये भी नलेबल नहीं है, कंपलसरी हम चाहते हैं। एंड यहाँ पे ना मैं एक काम करूँगा, देखिए ये मैं यूनिक करूँगा इसको, क्योंकि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो यूनिक होता है हर एक का, राइट। ये जो ईमेल है इसको भी हम यूनिक कर सकते हैं ताकि डुप्लीकेट्स इसके अंदर डेटाबेस लेवल के मतलब ना हो, राइट। सो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा फील्ड है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइप हमारे पास है एंड एड्रेस है। सो टाइप के लिए यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनम्स या फिर इंटीजर भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे नंबर्स को आप मैप करोगे, इंटीजर को मैप करोगे आपके यूज़र टाइप से। फॉर एग्जांपल 1 जो है इसको आप कंसिडर करोगे कि एडमिन है, 2 अगर इंटीजर है तो वो आपका कस्टमर हो सकता है, 3 अगर है तो वो डिलीवरी एजेंट हो सकता है। तो इस तरह से मैं अभी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट रखने वाला हूँ एंड ये हमारा नॉट नलेबल है, मतलब कंपलसरी है एंड यूनिक नहीं है। डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट आपके सारे कस्टमर्स रहे तो इस तरह से आप कर सकते हो, यस। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है हमारा वो है एड्रेस एंड एड्रेस जो है ये है टेक्स्ट एंड ये भी नलेबल, आई थिंक ये नलेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस जो है ना ये सारे यूज़र्स का नहीं होगा, राइट। कस्टमर का नहीं हो, कस्टमर का होगा, डिलीवरी एजेंट के लिए नहीं होगा, तो इसके लिए हमने इसको नलेबल रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट के आगे, तो यस इसको हम नलेबल रखेंगे। अब देखते और क्या है यहाँ पर, फील्ड्स तो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अंदर 2 फील्ड्स और ऐड कर सकते हैं हम, जो कि हमें हमेशा करने ही चाहिए। एक है अपडेटेड ऐड एंड ये टाइम स्टैम्प हम रख सकते हैं या फिर टेक्स्ट फील्ड भी रख सकते हो इसको, एंड इसको नलेबल नहीं रखूँगा, ठीक है, ऐसे करूँगा। एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप डाल सकते हो अगर चाहो तो, बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं डालूँगा। क्रिएटेड ऐड टाइम स्टैम्प एंड ये भी हमारा कंपलसरी है। ओके, सो हमारा यहाँ पे यूज़र्स का जो टेबल है ये रेडी हो चुका है। सो ये देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे करते हैं तो देखिए एक टेबल रेडी है। अगर आप चाहो कि ये आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, विंडो के अंदर, नहीं ये नहीं, यहाँ पे व्यू के अंदर जाके हाइड साइड बार कर सकते हो या फिर कंट्रोल बी या फिर कमांड बी, इस तरह से करोगे तो ये टॉगल हो जाएगा। देखिए जो कि हम करेंगे अभी, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। एक टेबल हमारा जो रेडी है वो रेडी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट को हमें स्टोर करना है जिसके अंदर नेम, एड्रेस एंड एक्टिव है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट के लिए नया यहाँ पर बनाते हैं। तो राइट क्लिक में करूँगा यहाँ पे न्यू टेबल एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से लेके आते हैं एंड टेबल का नाम देते हैं रेस्टोरेंट्स एंड उसके अंदर जो पहला है आईडी है, ये प्राइमरी की है,
हाँ, बाकी तो सब ठीक है इसके अंदर। नेक्स्ट ऐड फील्ड करते हैं इसके अंदर। तो सेकंड वाला जो फील्ड है वो कौन सा है हमारा, नेम, एड्रेस, एक्टिव स्टेटस। ओके, 3 है। सो यहाँ पे करते हैं रेस्टोरेंट नेम, जो कि टेक्स्ट टाइप का होगा, नॉट नलेबल। ऐड फील्ड, एड्रेस, ये भी टेक्स्ट टाइप का है, ये भी नॉट नलेबल है। एंड उसके बाद स्टेटस जो है ना, स्टेटस यहाँ पर अगेन आप इंटीजर रख सकते हो, जो कि 1 फॉर एक्टिव, 0 फॉर इनएक्टिव, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट आप रख सकते हो, एक्टिव या फिर इनएक्टिव, या फिर बुलियन भी आप रख सकते हो एक्चुअली। बट हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अभी के लिए टेक्स्ट रखेंगे यहाँ पर। एंड हाँ, ये भी कंपलसरी होगा। तो ये हो गया आई थिंक। और क्या है इसके अंदर, आई थिंक ये 3 फील्ड्स। एंड यस, हमेशा की तरह हमें ये फील्ड्स जो है ना, अपडेटेड एट, टाइम स्टैम्प एंड क्रिएटेड एट, एंड ये भी हमारे केस में टाइम स्टैम्प है। इस तरह से देखिए हो गया हमारा जो रेस्टोरेंट का टेबल है, ये भी रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यूज़र्स एंड रेस्टोरेंट दोनों टेबल्स हमारे रेडी हैं। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वाला कौन है। हमारे केस में मेन्यू आइटम है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो, ईच रेस्टोरेंट हैज़ मल्टीपल मेन्यू आइटम्स। तो इस सेंटेंस के अंदर ही हमें एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही कि रेस्टोरेंट हैज़ मेनी आइटम्स। तो आपके दिमाग में तुरंत जो रिलेशनशिप्स है वो आनी चाहिए कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है रेस्टोरेंट के साथ में मेन्यू आइटम का। यस, हैज़ मल्टीपल मेन्यू आइटम्स, वन रेस्टोरेंट हैज़ मल्टीपल मेन्यू आइटम्स, मतलब 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पर हमें दिख रही है। रिलेशनशिप्स क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आप यहाँ पर देख लेना, जहाँ पे हमने डीप डाइव किया है उसके ऊपर। बट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हैज़ मल्टीपल मतलब 1 to many रिलेशनशिप है। इसका मतलब वन रेस्टोरेंट हैज़ मेनी मेन्यू आइटम्स। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नया टेबल बनाता हूँ और मेन्यू आइटम्स इस तरह से करते हैं। एंड यहाँ पर ये इंटीजर आईडी वगैरह सही है। हाँ, इसके अंदर अभी हमें क्या करना है पहले देखते हैं। नेम होगा, प्राइस होगा, कैटेगरी एंड अवेलेबिलिटी है। सो नेम होगा मेन्यू आइटम का, मतलब कुछ भी हो सकता है, बर्गर हो सकता है, वेज बर्गर हो सकता है, ये मेन्यू आइटम हो गया। टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट हो गया, ये नॉट नलेबल है। ऐड फील्ड करते हैं प्राइस। ओके, प्राइस यहाँ पर तो इसको इंटीजर या फिर हम एस्कुलाइट यूज़ करें तो रियल हम कर सकते हैं। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, तो प्राइसेस वगैरह हम स्टोर इस टाइप के अंदर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला है हमारा कैटेगरी है, तो कैटेगरी कैटेगरी टेक्स्ट हम रखेंगे। अगर आप और भी आपको और ज़्यादा नॉर्मलाइज इसको करना है तो मे बी कैटेगरीज़ का अदर मतलब एक अलग टेबल आप बना सकते हो और फिर कैटेगरी को यहाँ पे कैटेगरी के आईडी दे सकते हो। वन कैटेगरी कैन हैव मेन्यू आइटम्स, तो वहाँ पे भी 1 to many रिलेशनशिप है, वो हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट हम रखने वाले हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऐसे करते हैं। एंड मे बी इस टाइम हम बुलियन कर सकते हैं, तो बुल यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करते हैं। एंड ये लेबल नहीं है, ठीक है। मतलब अवेलेबिलिटी मतलब ये मेन्यू आइटम अवेलेबल है या नहीं है। अगर रेस्टोरेंट को लग रहा है कि आज ये मेन्यू आइटम हम सर्व नहीं कर सकते हैं, तो ये फ्लैग जो है वो फॉल्स करेंगे जाके, ताकि उस आइटम को कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। जो रिलेशनशिप है हमें समहाउ ये कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेन्यू आइटम किस रेस्टोरेंट का है, क्योंकि हर रेस्टोरेंट के अपने अपने मेन्यू आइटम्स होते हैं। और कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा तो वो देखेगा ना कि इस रेस्टोरेंट के ये मेन्यू आइटम्स है, तो इन दोनों टेबल के बीच में हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। और वो करते हैं हम रिलेशनशिप्स का यूज़ करके एंड फॉरेन कीज़ का यूज़ करके। क्या मतलब है, हमने देखा है कि
रेस्टोरेंट एंड मेन्यू आइटम्स के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप है, मतलब वन रेस्टोरेंट कैन हैव मेनी मेन्यू आइटम्स। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं उस केस में, यहाँ पर एक फील्ड हम ऐड करते हैं और मैं यहाँ पर लिखूँगा रेस्टोरेंट आईडी। ये जो है ना, ये एक्चुअली फॉरेन की है, टाइप इंटीजर होगा। फॉरेन की मतलब क्या, इस टेबल के लिए ये फॉरेन की है, मतलब ये और किसी टेबल की आईडी है। तो रेस्टोरेंट आईडी जो है ये एक्चुअली यहाँ पर ये जो आईडी फील्ड है ना, ये हमने यहाँ पे डाला है। और इससे हम समझ पाते हैं कि ये जो करंट रिकॉर्ड है मेन्यू आइटम का, ये इस रेस्टोरेंट का है। वन टू मेनी रिलेशनशिप जो है यहाँ पर आपको ये दिखेगा। एंड एक हाँ ऐसे कर लेते, पहले ड्रॉप कर देते इसको एंड देन यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन और वन लेबल आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए वन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वन है। तो हम चाहते हैं कि वन टू मेनी, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर डबल क्लिक करते तो साइड बार खुलेगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा वन टू मेनी अगर सेलेक्ट करते हैं, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं इसको, और मैं अगर इसको क्लोज़ करूँ तो अब देखना यहाँ पे n आया है। n का मतलब होता है मेनी एंड वन यहाँ पर है, इसका मतलब वन रेस्टोरेंट कैन हैव मेनी मेन्यू आइटम्स, राइट। इस तरह से ये एक तरीका है दिखाने का। कभी कभी आपने वो इस तरह के थ्री मतलब फोर्क जैसा भी आप देखोगे, एंड देखोगे एरो का, या फिर एक साइड में सर्कल देखोगे, लाइन देखोगे, तो अलग अलग ये नोटेशंस आते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपलर लगता है, 1 to n इस तरह से डिजिट और लेटर लिख के, है ना। तो इसको हम यूज़ करेंगे। अभी इसी के साथ में हमें और दो चीज़ें ऐड करनी हैं, जो कि है अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प, क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प। ये हमारा जो मेन्यू आइटम है, ये टेबल रेडी है और इसकी मदद से हम प्रॉपर तरीके से जो डेटा है उसको, मेन्यू आइटम्स जो है उसको स्टोर कर पाएंगे और उसका कनेक्शन भी हम इस तरह से कर पाएंगे। ओके, अभी यूज़र जो है अभी तक किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे कि किससे कनेक्ट कर सकते हैं। बट नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये तीनों जो है हमारे टेबल्स रेडी है। नेक्स्ट वाला है ऑर्डर। अब ये काफ़ी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होते जाती हैं। ऑर्डर मतलब क्या है कि कस्टमर क्या करेगा, साइट के ऊपर जाएगा, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जो मेन्यू आइटम्स है उसको चूज़ करेगा एंड देन ऑर्डर प्लेस करेगा कि ये आइटम सारे मुझे इस रेस्टोरेंट के अंदर से चाहिए। ये बन जाती है एक ऑर्डर। तो इसको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं उस ऑर्डर को, कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि यूज़र कौन सा है, मतलब कस्टमर कौन है, रेस्टोरेंट कौन सा है, किस रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर प्लेस की है, स्टेटस क्या है ऑर्डर का, टाइम स्टैम्प क्या है फॉर ईच स्टेज, है ना, पेमेंट मेथड वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, न्यू टेबल करते हैं, ऑर्डर्स इसको नाम देते हैं। इसके अंदर हमारे पास आईडी है जो कि प्राइमरी की है। उसके बाद हमें चाहिए यूज़र रेफरेंस। ओके, सो अब देखिए, अब मुझे थोड़ा सा इसको ना पॉज करिए और मुझे बताइए कि यूज़र रेफरेंस है मतलब किस कस्टमर की ये ऑर्डर है, ये हमें यहाँ पर रिलेशनशिप डालनी है। तो इसके अंदर कौन सी रिलेशनशिप होगी? क्या 1 to 1 है, एक कस्टमर की एक ही ऑर्डर हो सकती है? नहीं, 1 to 1 तो नहीं है। क्या 1 to many है, एक कस्टमर जो है उसकी मल्टीपल ऑर्डर हो सकती है, ऑर्डर्स हो सकती है? हाँ, 1 to many है ये। क्या many to many है, मतलब एक यूज़र जो है उसकी मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकती है एंड एट द सेम टाइम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मल्टीपल कस्टमर की हो सकती है? नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। एक ऑर्डर एक ही कस्टमर से बिलोंग करती है। तो ये 1 to many है, वन कस्टमर कैन हैव मेनी ऑर्डर्स। तो ये 1 to many रिलेशनशिप है, एग्जैक्टली ये वाला रिलेशनशिप जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस टेबल के अंदर फॉरेन की यूज़ करते हैं, जो कि रेस्टोरेंट आईडी इस केस में की थी। तो हमारे इस केस में क्या होगा, इससे कनेक्ट करना है तो यूज़र आईडी एक फील्ड हमारे पास होना चाहिए। सो यहाँ पर आते हैं, यूज़र आईडी एंड ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। एंड उसके बाद हमें
और कौन सा फील्ड है यहाँ पर अगर देखें, रेस्टोरेंट रेफरेंस। हाँ, अब ये रेस्टोरेंट जो है और ऑर्डर जो है, इसके बीच में भी कनेक्शन हमें चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है ये किस रेस्टोरेंट की ऑर्डर है। तो इसके अंदर कौन सी रिलेशनशिप है? वन रेस्टोरेंट कैन हैव वन ऑर्डर ओनली? नो। सो ये 1 to 1 तो नहीं है। वन रेस्टोरेंट कैन हैव मेनी ऑर्डर्स? यस, एक रेस्टोरेंट के अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकती है, तो ये 1 to many रिलेशनशिप है यहाँ पे भी। मेनी टू मेनी नहीं हो सकता, क्योंकि वन रेस्टोरेंट कैन हैव मेनी ऑर्डर्स बट सेम ऑर्डर कैन नॉट बिलोंग टू मेनी रेस्टोरेंट्स, राइट? तो मेनी टू मेनी नहीं है, ये 1 to many है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए रेस्टोरेंट आईडी, और इस तरह से इंटीजर हमने कर दिया। एंड इसको हमें देखिए इस तरह से यहाँ से एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है यूज़र आईडी के लिए, एंड क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है? हाँ, ये हो गया। एंड ये मैं बोलूँगा कि ये दिस इज़ 1 to many, तो आप देख सकते हो ये आ गया। एंड यहाँ से भी एक एरो जो है यहाँ पर लेके आते हैं। इस साइड में नहीं होता, ये ऐसे करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 to many। देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। इसको अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है तो ऑटो अरेंज डायग्राम आप कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे अरेंज करेगा, देखिए। हाँ ओके, सो हाँ, थोड़ा सा ये स्ट्रेंज यहाँ पर दिख रहा है, बट हाँ ये देखिए ऐसे अगर देखोगे तो अब आपको आइडिया लग जाएगी कि ऐसे ये दिख रहा है, राइट? यूज़र को नीचे लेके आए ताकि प्रॉपर तरीके से दिखे हमें ये। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूज़र एंड रेस्टोरेंट आईडी रेफरेंस हमने दे दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेटस है हमारे केस में। सो ये जो स्टेटस फील्ड है ना, अभी इसके मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है? इसका कोई एक आंसर नहीं है। सो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ऐड फील्ड करते हैं स्टेटस, एंड टेक्स्ट में करूँगा। अभी ये स्टेटस मतलब क्या होगा पता है? ये नॉट नलेबल है, ठीक है? एन हटा देना है। स्टेटस मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप के स्टेटस हो सकते हैं, जैसे प्लेस्ड हो सकता है ऑर्डर प्लेस होने के बाद, उसके बाद में भी एक्सेप्टेड हो सकता है, उसके बाद और क्या हो सकता है, प्रिपेयरिंग हो सकता है, आउट फॉर डिलीवरी हो सकता है, डिलीवर्ड हो सकता है, कैंसल हो सकता है। तो इनको हम स्टोर करेंगे एज स्ट्रिंग, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है। अगेन अगर डेटाबेस इनम सपोर्ट करता है तो आप इंटीजर्स जो है वो भी स्टोर कर सकते हो, है ना? तो कोड के अंदर इनम्स यूज़ करोगे, डेटाबेस के अंदर आपके इंटीजर्स उसके लिए स्टोर हो जाएंगे, वो भी एक ऑप्शन है। 1 फॉर रिसीव्ड, 2 फॉर मे बी एक्सेप्टेड, 3 फॉर प्रिपेयरिंग, इस तरह से इंटीजर से भी मैपिंग आप रख सकते हो। ओके, सो ये स्टेटस हो गया। और उसके बाद क्या है, टाइम स्टैम्प फॉर ईच स्टेज है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर आपको अगर सारे स्टेटसेस पता है तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि हमारे पास 5 स्टेटसेस है, पहला है एक्सेप्टेड, तो ऐसे कर सकते हो एक्सेप्टेड एट नाम से एक जो कॉलम है वो बना सकते हो। वो टाइम स्टैम्प हो सकता है या फिर टेक्स्ट फील्ड एसक्यूएलाइट अगर आप यूज़ कर रहे हो। एंड ये नलेबल होगा, क्योंकि शायद हाँ एक्सेप्टेड जो है वो नलेबल तो नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये पहला स्टेटस है तो इसके अंदर हमेशा वैल्यू होगी, तो ये नलेबल नहीं है पहला वाला। मे बी जो सेकंड वाला हम करेंगे, जैसे कि हमारे केस में या फिर आई थिंक एक्सेप्टेड से पहले हमें प्लेस्ड स्टेटस हो सकता है, तो वो नलेबल नहीं है। उसके बाद ये होगा कि एक्सेप्टेड, है ना? रेस्टोरेंट के अंदर से कोई मैनुअली एक्सेप्ट कर सकता है, तभी ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। एंड ये भी में भी टाइम स्टैम्प हो सकता है, और ये नलेबल रखेंगे, क्योंकि अगर पहला स्टेटस हमारा है ऑन तो एक्सेप्टेड के अंदर अभी तक वैल्यू नहीं, तो वो नल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास में भी प्रिपेयरिंग हो सकता है, जो कि टाइम स्टैम्प हो सकता है। तो वो स्टेटस जब भी चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर हम टाइम स्टैम्प जो है वो डाल देंगे। ये एक तरीका है। इसके जैसे आप अलग से कॉलम्स मतलब
इस तरह से फील्ड्स बना सकते हो, या फिर आप और एक चीज़ कर सकते हो कि और एक नया टेबल बना के रिलेशन यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि वन ऑर्डर कैन हैव मेनी स्टेटसेस, राइट। तो अगर ऐसा करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर के लिए मल्टीपल स्टेटस के रिकॉर्ड बनेंगे, और जैसे स्टेटस चेंज हो जाएगा उसको हम अपडेट करेंगे, टाइम स्टैम्प उसके अंदर डालेंगे। तो वो एक तरीका है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप देखिए उसको इम्प्लीमेंट करके। आई थिंक वो तरीका बेटर रहेगा अगर आपके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेटसेस अगर नहीं होंगे। तो अगर आपको हमेशा पता है कि हमारे ये सारे जो स्टेटसेस है यही रहेंगे हमेशा, तो ये भी सेंस बनाता है, इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। सो ये प्रिपेयरिंग एट है बेसिकली नाम इसका। उसके बाद हमारे पास मे बी आउट फॉर डिलीवरी एट, ये हो सकता है, इसके अंदर भी ये टाइम स्टैम्प है। एंड बड़ा होता है क्या, नहीं बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है, डिलीवर्ड हो सकता है, डिलीवर्ड है ना, डिलीवर्ड एट हो सकता है टाइम स्टैम्प। एंड उसके बाद हो सकता है अगर ऑर्डर कैंसिल होती है तो कैंसल्ड एट, एंड यहाँ पर करते हैं टाइम स्टैम्प, ओके। एंड इसी के साथ में अपडेटेड एट जो हम नॉर्मली रखते हैं, टाइम स्टैम्प, एंड क्रिएटेड एट, ये भी हमारे केस में टाइम स्टैम्प है, ठीक है। और ये नलेबल नहीं होंगे, बाकी के सारे एक पहला स्टेटस छोड़ के बाकी के सारे नलेबल होंगे। ऑलराइट, सो देखिए ये कुछ ऐसा हमारा जो ऑर्डर्स का टेबल है वो दिख रहा है, और सारे रिलेशंस वगैरह स्टेटसेस वगैरह इस तरह से हम मेंटेन कर रहे हैं। सिर्फ स्टेटसेस नहीं मेंटेन कर रहे, स्टेटस का जो चेंज का जो टाइम है वो भी हम मेंटेन कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर हमें पता चले कभी क्या हुआ था, राइट। ओके, सो ये हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पेमेंट मेथड एक चीज़ है, उसको भी ऐड कर लेते हैं, हाँ रह गए हमारे केस में। सो मैं यहाँ पे एक ऐड फील्ड करता हूँ, पेमेंट मेथड, एंड ये भी टेक्स्ट हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसके अंदर COD हो सकता है, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, या फिर दूसरी कोई भी पेमेंट मेथड जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये नॉट नलेबल यहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद और एक फील्ड हमें चाहिए होगा जो कि है डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, जो कि सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड होगा, एंड ये नलेबल होगा, ठीक है। हर एक डिलीवरी के अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तो उसको हम नलेबल रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा ऑर्डर्स का टेबल, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर आइटम्स। क्योंकि देखिए इस ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस ऑर्डर के अंदर कौन से मेन्यू आइटम्स है इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, वो हमें चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे और एक टेबल क्रिएट करेंगे, एंड इसको बोलते हैं ऑर्डर आइटम्स करते हैं। ये आईडी पहला तो फील्ड रहेगा जो कि प्राइमरी की है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ऑर्डर रेफरेंस होगा, मतलब किस ऑर्डर का ये आइटम है उसका रेफरेंस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए सोचिए थोड़ा सा कि ये कौन सी रिलेशनशिप हो सकती है। वन ऑर्डर कैन हैव मैनी आइटम्स, यस। तो 1 to many रिलेशनशिप है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर आईडी ऐसे करेंगे जो कि इंटीजर होगी, नॉट नलेबल नहीं होगी। एंड इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि दिस ऑर्डर हैज़ मेनी ऑर्डर्स, राइट। तो ये जो है ये 1 to many है, सो यहाँ पर 1 to many कर लेते हैं। और ये देखिए ये कुछ अभी ऐसे दिखेगी रिलेशनशिप, ओके। अब देखते हैं कि और कौन से फील्ड्स इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे हमें। सो मेन्यू आइटम रेफरेंस भी चाहिए होगा इसके अंदर। ये तो किस ऑर्डर का आइटम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन आइटम कौन सा है उसके लिए हमारे पास ये जो मेन्यू आइटम है यहाँ पर हमारे पास, इसका भी रेफरेंस चाहिए। तो ये भी 1 to many है। देखिए 1 मेन्यू आइटम कैन हैव मेनी ऑर्डर्स, मतलब एक मेन्यू आइटम मल्टीपल ऑर्डर्स के
ऑर्डर आइटम्स के अंदर हो सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाए। देखिए थोड़ा सा भी छोटा दिखेगा आपको, बट हाँ ये यहाँ से चला जाएगा। ऐसे नहीं, पहले तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना एक। सो मेन्यू आइटम आईडी इंटीजर है एंड नलेबल नहीं है, एंड यहाँ से अभी इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमें। तो ये भी हमारा 1 to many रिलेशनशिप है। ओके, देखिए ये कुछ अभी ऐसे हमारा कनेक्शन यहाँ पर दिखेगा। परफेक्ट। इसके अंदर और क्या है, जल्दी से ऐड कर लेते हैं। क्वांटिटी है, हमें मेक श्योर मतलब इंश्योर करना है कि कितने मेन्यू आइटम्स में भी 2 पिज़्ज़ा होंगे, तो क्वांटिटी 2 होगी उस आइटम की। एंड प्राइस एट परचेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्राइस जो होती है परचेस के टाइम उतनी है वो रखते हैं, ना कि हम मे बी ऑर्डर करने के टाइम प्राइस थी, बाद में बढ़ गई, तो पेमेंट के टाइम हमें वो पुरानी वाली रखनी पड़ेगी ना प्राइस। तो उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस। सो यहाँ पर क्वांटिटी कर लेते हैं, इंटीजर रहेगा, नॉट नलेबल। एंड प्राइस जो है, प्राइस एट परचेस ऐसे करते हैं, है ना। एंड यहाँ पर रियल करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसे। एंड इसी के साथ में हमें 2 फील्ड्स चाहिए, एक है अपडेटेड एड जो कि टाइम स्टैम्प टाइप का है, एंड क्रिएटेड ऐड ये भी टाइम स्टैम्प टाइप का है। देखिए हो गया। सो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर आइटम टेबल है ये रेडी है। देखिए कुछ ऐसे ये दिखेगा। अभी हमारा डेटाबेस डिज़ाइन कुछ ऐसे दिख रहा है। अभी हमें और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी असाइनमेंट्स। सो डिलीवरी असाइनमेंट्स मतलब क्या है कि जैसे ऑर्डर प्लेस होती है तो हमें उसको डिलीवर करना होता है, तो हम एक असाइनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर डिलीवरी एजेंट जो है उसको हम असाइन करेंगे। इसके बाद जो डिलीवरी का जो स्टेटस है और उसकी जो टाइमलाइन है उसको हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी का भी अलग अलग स्टेटस हो सकता है ना, कि असाइंड है, पिकअप किया है, ड्रॉप किया है ना। ये चीज़ें भी हम यहाँ पे करते हैं। आप देख सकते हो स्टेटस है यहाँ पर, असाइन टाइम, पिकअप टाइम, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए हम एक असाइनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर असाइनमेंट इसको बोलेंगे। सो एक काम करते हैं, इस साइड में करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये यूज़र हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर कर पाएंगे उसको। सो ऐसे राइट क्लिक, न्यू टेबल, और यहाँ पर करते हैं ऑर्डर या फिर डिलीवरी असाइनमेंट्स। ओके, एंड आईडी जो है ये इंटीजर। एंड बाय द वे यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे जो सारे टेबल्स है इनकी जो आईडी फील्ड है ना, ये देखिए टेबल्स अगर करते हैं सबके जो आईडी फील्ड्स है, मेक श्योर करना कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। हमने पहले का किया था, पहले वाले का, बाकी वालों को इग्नोर कर दिया था। देखिए यहाँ पे भी सबको ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ सबका ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, एंड इसका भी ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, साइड बार बंद कर लेते हैं, एंड ये कहा गया हमारा, इसको यहाँ पर लेके आते हैं। अब डिलीवरी असाइनमेंट मतलब क्या है इसके अंदर, अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑर्डर रेफरेंस होगा कि ये किस ऑर्डर की असाइनमेंट है। अब थोड़ा सा सोचिए कि इसके अंदर रिलेशनशिप कौन सा होगा। सबसे पहले 1 to 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 ऑर्डर कैन हैव 1 असाइनमेंट, कि 1 ऑर्डर कैन हैव मेनी असाइनमेंट्स। एक ऑर्डर को एक ही असाइनमेंट पहुंचाएगी ना, मल्टीपल नहीं होगी। सो 1 to many नहीं है, ये 1 to 1 है। देखिए 1 ऑर्डर कैन हैव ओनली 1 असाइनमेंट, एंड दैट एट द सेम टाइम दैट 1 असाइनमेंट बिलोंग्स टू 1 ऑर्डर, राइट। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप है, एंड इसके अंदर भी हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली हमें एक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं करूँगा ऑर्डर आईडी इस तरह से, इंटीजर नॉट नलेबल, ये हो गया। एंड 1 to 1 है तो सिंपली जस्ट यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा, इसको यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, एंड 1 1 जो है बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा, 1 to 1। ओके, उसके बाद
हमारे पास एजेंट रेफरेंस है कि इस असाइनमेंट को कौन पहुंचाएगा। तो उसके लिए हमारे पास यूज़र टेबल है, आप देखना यहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यूज़र के टेबल के अंदर ही हमने टाइप जो है उसके अंदर ही रखा हुआ है कि ये डिलीवरी एजेंट है या फिर कस्टमर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका भी रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हमारे इस केस में ये कौन सी रिलेशनशिप है, वन डिलीवरी एजेंट कैन हैव मल्टीपल असाइनमेंट्स, राइट। उसकी मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकती है, एक ही नहीं होती है उसके पास, मल्टीपल हो सकती है। तो यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप हैं। एक काम करते हैं और एक फील्ड बनाते हैं एंड यहाँ पर करते हैं डिलीवरी एजेंट आईडी एंड नॉट नलेबल है ये, एंड यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सो ये आईडी जो है यूज़र की ये जाएगी यहाँ पर, ये देखिए कुछ ऐसे अभी ये दिखेगा एंड ये वन टू मेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ वन टू मेनी इस तरह से। तो देखिए ये कुछ अभी ऐसे दिख रहा है, राइट। देखिए ये रहा हमारा टेबल। आई थिंक इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि और भी फील्ड्स हमें ऐड करने हैं इसके अंदर, तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये कुछ डिज़ाइन हमारा अभी बनते जा रहा है धीरे धीरे। और देखते हैं कि क्या फील्ड्स है इसके अंदर। सो स्टेटस है, तो स्टेटस जस्ट एक टेक्स्ट फील्ड हम रखेंगे। स्टेटस टेक्स्ट है ना। स्टेटस इसके अंदर क्या क्या है ये देखिए। स्टेटस के अंदर असाइंड हो सकता है, पिकअप हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है ना। ये एक्सपेक्टेड ड्रॉप टाइम में भी इसको एप्लीकेशन के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है। कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टेटस टेक्स्ट हो गया। तो ये अगेन सेम चीज़, ये इनका टाइम अगर आप चाहते हो तो अलग टेबल के अंदर भी इसको प्रॉपर तरीके से वन टू मेनी रिलेशनशिप बना के ट्रैक कर सकते हो, जैसे हमने डिस्कस किया था फॉर ऑर्डर स्टेटस। या फिर आप यहाँ पर ही नए फील्ड्स बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कौन सा था, असाइंड टाइम, राइट। सो असाइंड एट इस तरह से कर सकते हो, जो कि एक टाइम स्टैम्प हो सकता है। या फिर SQLite यूज़ करें तो हम डेट टाइम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पिकअप एट टाइम स्टैम्प एंड ये पहला नॉट नलेबल है, ठीक है। स्टेटस भी नॉट नलेबल है, बाकी के स्टेटसेस नलेबल हम रखेंगे। ड्रॉप्ड एट मे बी ड्रॉप्ड ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल है। सो ये टेक्स्ट हो गया और ये पिक्ड अप है ना, ऐसे कुछ ऐसे कुछ। आई थिंक ये पिकअप ही रखते हैं अभी, है ना, पिकअप रखते हैं। और क्या है, ड्रॉप हो गया, पिकअप हो गया, असाइंड हो गया, तीनों हो गए। टाइम स्टैम्प, ओके। ये कुछ ऐसे दिख रहा है अभी। एंड एक्सपेक्टेड ड्रॉप टाइम जो है हम पहले स्टोर कर सकते हैं कैलकुलेट करके। एक्सपेक्टेड ड्रॉप एट में भी ऐसे कर सकते हैं। एंड ये भी एक टाइम स्टैम्प इसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर का कैलकुलेट करके। लेट्स से कि हम 25 मिनट में अगर खाना पहुंचा रहे हैं तो ये असाइनमेंट क्रिएट करने के टाइम ही हम कैलकुलेट करके 25 मिनट ऐड करके स्टोर कर देंगे, ये एक्सपेक्टेड टाइम है। ओके। उसके बाद फाइनली हमारे पास अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प एंड क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, ये कर देते हैं इसको स्टोर। और ये देखिए ये बन गया हमारा टेबल। देखिए ये कुछ अभी ऐसे दिख रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डिलीवरी असाइनमेंट हो गई, रिव्यूज़ है। देखिए अब ये रिव्यूज़ क्या है ना, देखिए कस्टमर कैन रिव्यू रेस्टोरेंट्स। जैसे ऑर्डर हमें मिलती है तो हम रिव्यू स्टोर कर सकते हैं एक रेस्टोरेंट का। एंड डिलीवरी एजेंट के लिए भी हम रिव्यूज़ जो है वो दे सकते हैं। तो 2 टाइप के रिव्यूज़ यहाँ पर हैं।
अभी इसके बीच की रिलेशन क्या है, आपको क्या लगता है? अगर यहाँ पर देखा जाए तो कस्टमर कैन रिव्यू रेस्टोरेंट्स, राइट? एक कस्टमर मल्टीपल रेस्टोरेंट को रिव्यू कर सकता है, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रही है। बट एट द सेम टाइम एक कस्टमर मल्टीपल डिलीवरी एजेंट्स को भी रिव्यू दे सकता है, रेटिंग दे सकता है, तो ये भी एक वन टू मेनी रिलेशनशिप है। तो एक चीज़ दिमाग में ये आ रही, क्या यहाँ पे दो टेबल्स बनने चाहिए? एक रहेगा रेस्टोरेंट रिव्यूज़, जहाँ पे कस्टमर हैज़ मेनी रेस्टोरेंट रिव्यूज़, ऐसे रिलेशनशिप होगी, और दूसरा टेबल ये होगा डिलीवरी एजेंट रिव्यूज़। तो कस्टमर कैन हैव मेनी डिलीवरी एजेंट रिव्यूज़, तो उसके बीच में वन टू मेनी दो टेबल्स हम बना सकते हैं, राइट? ये एक वैलिड सॉल्यूशन है। बट जब इस टाइप के हमारे पास दो टाइप के टेबल्स बनते हैं और इसके अंदर एक ही एक फील्ड होता है जो डिफरेंशिएट करता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, क्योंकि रिव्यूज़ के अंदर सारी चीज़ें सेम होगी, यहाँ पे भी बस एक फ़र्क है कि ये रेस्टोरेंट का रिव्यू है या फिर ये डिलीवरी एजेंट का रिव्यू है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तभी हम पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप इसको बोलते हैं एक्चुअली। उसके लिए हम एक ही टेबल के अंदर दोनों चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ मैं, देखिए। यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर एक नया टेबल बनाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड इसको हम बोल सकते हैं रिव्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड सबसे पहले तो आईडी है ये, एंड आईडी के बाद हमारे पास क्या होगा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रिव्यूअर रेफरेंस, किसने रिव्यू किया है वो रेफरेंस होना चाहिए। तो हमारे केस में यूज़र आईडी या फिर यहाँ पर रिव्यूअर आईडी करते हैं, किसने की है बेसिकली रिव्यू। तो ये एक फॉरेन की होगी, ठीक है? ये रेफरेंस होगा। किसका रेफरेंस है? ये यूज़र का रेफरेंस है। यहाँ पर अगर देखेंगे यूज़र यहाँ पर है ना, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा नीचे, यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये यहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। सो वन यूज़र कैन हैव मेनी रिव्यूज़, राइट? तो यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप है, ये समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि और कौन से फील्ड्स हमें चाहिए। रेस्टोरेंट रेफरेंस है, क्योंकि वन रेस्टोरेंट, देखिए हमारे केस में कस्टमर रेस्टोरेंट को भी रिव्यू कर सकता है। इसका मतलब हमारे पास एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा ये रिव्यू किस रेस्टोरेंट का है, राइट? अगर ये रेस्टोरेंट रिव्यू है तो हम दोनों टाइप के रिव्यूज़ कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फील्ड हम बना सकते हैं रेस्टोरेंट आईडी, एंड ये भी क्या है, ये एक फॉरेन की है। बट यहाँ पर इसको हमें नलेबल बनाना है। अभी ये फ़र्क है, देखिए पॉलीमॉर्फिक रिलेशन जब भी हम करते हैं इसको नल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और एक फील्ड हो सकता है डिलीवरी एजेंट आईडी, और ये भी नलेबल होगा। ये क्यों करना है हमें? क्योंकि अगर वो रिव्यू रेस्टोरेंट के लिए किया है तो इस फील्ड के अंदर हम उस रेस्टोरेंट की आईडी देंगे। लेकिन अगर वो रिव्यू किसी डिलीवरी पर्सन के लिए किया है, एजेंट के लिए, तो रेस्टोरेंट आईडी जो फील्ड है ये नल होगा, लेकिन डिलीवरी एजेंट की आईडी यहाँ पर होगी। एक्चुअली इसके ऊपर से हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये रिव्यू रेस्टोरेंट का है या डिलीवरी एजेंट का है। नहीं तो हमें दो अलग टेबल्स क्रिएट करने पड़ते थे, लेकिन ये ट्रिक है यहाँ पर नलेबल फील्ड रख के। तो जब हम क्वेरी करेंगे, लेट्स से कि हमें सारे रिव्यूज़ गेट करने हैं फॉर गिवन रेस्टोरेंट, तो हम क्या करेंगे, हम वेयर क्लॉज के अंदर ये क्वेरी लगाएंगे कि वेयर रेस्टोरेंट आईडी इज़ नॉट नल फॉर एग्जांपल। तो जितने भी रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ होंगे वो सारे रिटर्न हो जाएंगे। अगर हमें डिलीवरी एजेंट के रिव्यूज़ लिस्ट करने हैं तो वहाँ पे हम क्वेरी लगाएंगे कि वेयर डिलीवरी एजेंट आईडी इज़ नॉट नल फॉर एग्जांपल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने दोनों का भी रिलेशन डाल दिया। ये देखिए डिलीवरी एजेंट रेफरेंस। रेटिंग एंड कमेंट, ये बड़ा सिंपल है। रेटिंग मतलब ये लेट्स से 1 to 5 रेटिंग दे रहे तो इंटीजर होगा, नॉट नलेबल होगा, एंड इसके अंदर क्या है,
कमेंट होगा, राइट, रिव्यू का कमेंट जो होता है ना वो, एंड ये टेक्स्ट होगा, एंड ये नलेबल होगा, क्योंकि कभी कभी हम रेटिंग करते हैं लेकिन जो कमेंट ऑप्शन होता है वो ऑप्शनल होता है, तो वो नलेबल है, ठीक है। एंड इसी के साथ में यहाँ पे अपडेटेड एट, जो कि एक टाइम स्टैम्प है, एंड क्रिएटेड एट, ये भी एक टाइम स्टैम्प है। देखिए ये हमारा टेबल रेडी है, बस हमें रिलेशनशिप्स अभी ऐड करनी है, जो कि है ये रेस्टोरेंट आईडी जो है। तो रेस्टोरेंट कहाँ पे है, रेस्टोरेंट हमारे इस साइड में है, तो मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ से निकालेंगे इसको, यहाँ पे जाके अटैच कर देंगे, ठीक है। वन रेस्टोरेंट कैन हैव मेनी रिव्यूज़, 1 to many, ओके। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास और एक रिलेशनशिप है जो कि है डिलीवरी एजेंट, और वो यूज़र है, राइट। यूज़र कहाँ पर है टेबल, हाँ ये है। तो यहाँ पर रिव्यू ये हमने ऐड कर दिया है क्या, 1 to many। अच्छा, ये रिव्यूअर की आईडी है, यहाँ पे और एक रिलेशनशिप होगी इसके ऊपर जो कि डिलीवरी एजेंट आईडी है। देखिए थोड़ा सा ये, हाँ मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बट वन यूज़र कैन रिव्यू मेनी डिलीवरी एजेंट, सो 1 to many इसके बीच में भी है। देखिए ऐसे दिख रहा है ना, अभी ध्यान से देखना, ये 2 क्यों है, ये पहला वाला जो है ये रिव्यूअर है, ये गलत जगह पर अटैच किया है हमने, ये यहाँ पे होना चाहिए, राइट। मैं इसको होपफुली यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे होना चाहिए मेनी। देखिए वन यूज़र, ये जो है ये रिव्यूअर आईडी जो है ये यूज़र की है, तो इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, एंड डिलीवरी एजेंट आईडी वो भी यूज़र ही है, तो उसको यहाँ पे अटैच कर दिया। हाँ आई थिंक अभी सही है, अभी सही है। एंड रेस्टोरेंट का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, राइट। सो देखिए फाइनली हमारा जो डिज़ाइन है ये कुछ ऐसे बना है, इतनी सारी रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशनल डेटाबेस जब भी हम यूज़ करते हैं तो ऐसे ही रिलेशनशिप्स जो है वो हमें करनी होती है, इस तरह से हम नॉर्मलाइज करते हैं सारी चीज़ों को। एंड जब भी हमें क्वेरी करना होता है तो इसके लिए हम जॉइंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉइंस, डेटाबेसेस के अंदर जॉइंस आते हैं, अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे ये वीडियो आप देख सकते हो जहाँ पे हमने डीप डाइव किया है उसके ऊपर, ओके। अब देखना यहाँ पे ये हमारा बन चुका है, इसके अंदर और एक चीज़ है जो कि है ऑर्डर स्टेटस लॉग्स। इसको, ये ऑप्शनल है, इसको हम नहीं बनाने वाले। अगर आप चाहते हो तो ये और एक टेबल बना सकते हो जहाँ पे आप डायरेक्टली ऑर्डर का जो स्टेटस है उसको इस तरह से मतलब अलग टेबल के अंदर ट्रैक कर सकते हो। ये ऑडिट जो है लॉग्स के पर्पस के लिए है, तो हम इसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे। बट बाकी का जो डिज़ाइन है ये हमारा रेडी है। इसके अंदर एक चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप क्वेरीज़ करोगे तो आपको देखना है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर किस टाइप का क्वेरी पैटर्न है। लेट्स से कि आप जो ऑर्डर्स है बाय आईडी गेट कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि वेयर क्लॉज डालते हैं ना, वेयर आईडी इज़ इक्वल 1 फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इंश्योर करना है कि जिस भी फील्ड वेयर डालते हो आप, वेयर कंडीशन, तो उस टाइप की क्वेरीज अगर बहुत ज़्यादा है तो उस फील्ड को आपको इंडेक्स करना चाहिए। और एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, कोई भी फील्ड्स अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिव्यूज़ फॉर एग्जांपल लेते हैं कि किसी डिलीवरी एजेंट के लिए रिव्यूज़ हमें चाहिए। सो हमारी क्वेरी क्या होगी कि सेलेक्ट ऑल रिव्यूज़ फ्रॉम रिव्यूज़ टेबल वेयर डिलीवरी एजेंट आईडी इज़ इक्वल टू सम डिलीवरी एजेंट आईडी। तो इस टाइप की क्वेरीज अगर आपकी बहुत ही हेवीली हो रही है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो आपका जो डिलीवरी एजेंट आईडी है उसके ऊपर इंडेक्स आपको डालनी पड़ेगी। सो इंडेक्स डालना बहुत इजी है। यहाँ पर अगर हम साइड बार ओपन करते हैं तो ये हमारा रिव्यूज़ टेबल है ना। सो टेबल के अंदर जाके यहाँ पे रिव्यूज़ ओपन करते हैं, एंड ये देखिए यहाँ पे इंडेक्सेस जो है ना, ये यहाँ पे आप ऐड इंडेक्स कर सकते हो, एंड लेट्स से डिलीवरी एजेंट आईडी, इस तरह से जो इंडेक्स है वो ऐड करते हो आप,
ठीक है। अब डिज़ाइन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे एक फ़ीचर है इनके पास, देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँ एक्शन एक्सपोर्ट एसक्यूएल, और यहाँ पे आप देखिए जिस भी डेटाबेस के लिए ये डिज़ाइन आपको एक्सपोर्ट करना है एसक्यूएल क्वेरीज़, वो कर सकते हो। हमारे केस में एसक्यूएलाइट है, तो इसको मैं करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पूरा जो भी डिज़ाइन किया है उसके लिए हमारे पास जो एसक्यूएल क्वेरीज़ है वो रेडी है। ये डायरेक्टली आप इसको रन कर सकते हो और आपके डेटाबेस के अंदर जो पूरा स्कीमा है वो रेडी हो जाएगा। नहीं तो आपको मैनुअली लिखना पड़ता था ये, राइट, डिज़ाइन करो फिर मैनुअली ये लिखो। तो इसके लिए इस टाइप के जो ये टूल्स है ये यूज़फुल रहते हैं, इसको हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए रेडी है। ओके, सो इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन है ये रेडी है। अगेन यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। रियल वर्ल्ड में ये जो स्विगी जोमेटो है इनका जो सिस्टम है वो और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके ऊपर मल्टीपल इंजीनियर्स काम करते हैं, सालों की मेहनत इसके पीछे होती है, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है इस टाइप के डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। अगर आप इंटरव्यूज़ के अंदर जाते हो या फिर खुद का कोई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इस तरह से आप आपका जो डेटाबेस है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। सो अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो आपके स्किल डेवलपमेंट के अंदर, बैक एंड डेटाबेसेस के अंदर। तो मैं आपको इस बैक एंड फाउंडेशन हमारा जो एक प्रोग्राम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आप आपके बैक एंड की जो स्किल्स है इंक्लूडिंग डेटाबेसेस वो आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। जहाँ पर हम जो फाउंडेशन है एक्चुअली बैक एंड का वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका सिलेबस देखें तो यहाँ पर आप देख लेना कि हम नेटवर्क फंडामेंटल्स जो बैक एंड डेवलपर के लिए चाहिए होते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। HTTP डीप डाइव, हमने हमारा खुद का प्रोटोकॉल भी बिल्ड किया है इसके अंदर, ये समझने के लिए कि HTTP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। हमने लिनक्स वर्चुअल मशीन, टर्मिनल्स वगैरह, वेब सर्वर्स कैसे काम करते हैं, किस किस टाइप के वेब सर्वर होते हैं। एंड डेटाबेसेस के ऊपर हमारे पास एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है जहाँ पर डेटाबेसेस की स्क्रैच से लेके जो एडवांस कॉन्सेप्ट है जैसे कि ट्रांजैक्शन, डेटाबेस मॉडलिंग एंड इसके साथ में ऑप्टिमाइजेशंस, इंडेक्सिंग कैसे क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, और स्केल कैसे करना है डेटाबेस को जिसके अंदर पार्टीशनिंग, शार्डिंग, ये सारी जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने डिटेल में कवर किया है। सो आपको बैक एंड डेवलपर बनने के लिए जो भी फाउंडेशन चाहिए होता है वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हमने जो रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग का सिस्टम है वो देखा है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होती है जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें डुप्लीकेट ऑर्डर से बचना होता है। कभी क्या होता है कि लेट्स से कि एक आइटम अवेलेबल है रेस्टोरेंट के अंदर और किसी ने ऑर्डर कर लिया, हो सकता है कि 2 कस्टमर ने एक ही साथ में सेम आइटम का ऑर्डर कर लिया। ये प्रॉब्लमेटिक होता है और इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 फेज़ कमिट का यूज़ करते हैं। अगर इसके बारे में अगर आपको सीखना है तो आप ये वाला नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट वीडियो देख सकते हो जहाँ पर हमने ये 2 फेज़ कमिट जो है उसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया है। हैप्पी कोडिंग।